हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कविता बादल को घिरते देखा है, जो कि यूनिट 5 आपका कविता है। उसमें नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है, आपको पढ़ना है। तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी आपको बताते हुए चलेंगे। इस कविता को इसकी पंक्तियों को याद करने का भी प्रयास किया जाएगा इस वीडियो में, कि जिससे अगर पुराने पैटर्न के आधार पर पंक्तियों को क्रम से लगाने के लिए जून 2025 वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप अच्छे से उसे पंक्तियों को क्रम में लगा सकें और इस जो कविता है उसके भावार्थ को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे नागार्जुन के जीवन परिचय को। नागार्जुन का जीवन परिचय क्या है उसे देखेंगे। इसके बाद इस कविता को हम लाइन बाय लाइन इसके अर्थ को बताते हुए पढ़ेंगे। नागार्जुन का जीवन परिचय। नागार्जुन का जन्म 11 जून 1911 को हुआ है। 11 जून 1911 को बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी गांव में हुआ था। तो आप इतना ही याद रखिए कि नागार्जुन कहाँ से रिलेटेड थे, किस एरिया से, तो बिहार से। इनका संबंध जो है बिहार से था। इनका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनका असली नाम क्या था, मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। लेकिन इनका नागार्जुन नाम कैसे पड़ा? इनका नागार्जुन नाम जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, इसके बाद इनका नाम नागार्जुन हो गया। नागार्जुन ये अपनी माँ के गांव यानी कि अपने ननिहाल में, जो कि इनका ननिहाल था सतलखा में, तो सतलखा मधुबनी जिले में है, वहाँ पर इनका ननिहाल था। यहीं पर इन्होंने अपना ज़्यादातर समय बिताया था। और जब इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया तो इनका नाम वैद्यनाथ से नागार्जुन हो गया। और इनकी जो भाषा थी, रचनाओं की भाषा थी, वो थी हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला, यानी चार भाषाओं के ज्ञाता थे ये। यहाँ पर 1 से 2 भाषाएं ही बहुत मुश्किल हो जाती है, जिसमें साहित्य लिखा जा सके, इतनी जानकारी लेना बहुत मुश्किल काम हो जाता। और नागार्जुन इन चारों भाषाओं में रचनाएं करते हैं, हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला भाषा। नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। इनका उपनाम क्या था? यात्री। जो कि ये मैथिली में जब रचना करते थे, मैथिली भाषा में रचना करते थे, तो इनका जो उपनाम था, जो जिस नाम से रचना करते थे, वो नाम यात्री था। नागार्जुन ने जयदेव के गीत गोविंद का अनुवाद भी किया था। गीत गोविंद के, जयदेव के गीत गोविंद का अनुवाद भी किया है इन्होंने। और इन्हें 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और किस रचना के लिए इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो पत्रहीन नग्न गाछ के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1965 में। नागार्जुन को 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए मिला है। और आज हम देखने वाले हैं इनकी रचना। इनकी जो कविता है वो बादल को घिरते देखा है, जो कि इनकी कविता संग्रह युगधारा में संकलित है। और बादल को घिरते देखा है नागार्जुन ने 1939 ईस्वी में इस कविता को लिखा है। तो ये भी आप याद रखिए कि रचना काल इसका क्या है? 1939 ईस्वी। अब हम कविता को देखेंगे। अमल धवल गिर के शिखरों पर। इनकी कविता स्टार्ट होती है कि अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। तो नागार्जुन ने जब ये कविता लिखी है तो वो क्या कह रहे हैं कि अमल धवल, अमल का मतलब हुआ निर्मल, स्वच्छ। धवल का मतलब हुआ सफ़ेद। जैसा कि आपको पता है धवल वस्त्र भी कहा जाता, तो धवल का मतलब हो गया सफ़ेद। अमल का मतलब निर्मल, यानी निर्मल सफ़ेद गिरी मतलब पर्वत के शिखरों पर, इसके शिखरों पर मैंने क्या देखा है? बादल को घिरते देखा है। ऐसा नागार्जुन कह रहे हैं कि निर्मल स्वच्छ सफ़ेद जो पर्वत के शिखर हैं उन पर मैंने बादल को घिरते देखा है। और कैसे घिरते देखा है आगे बता रहे हैं कि छोटी छोटी मोती जैसे, क्या होता है? छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, उसके शीतल तुहिन कणों, तुहिन कणों का मतलब ओस की
बूंदों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम, और मानसरोवर जो कि झील है, मानसरोवर झील कहाँ पे है? कश्मीर में है। तो वहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर, स्वर्णिम कमल पर गिरते देखा है। किसे गिरते देखा है? ओस के बूंदों को। तो नागार्जुन ने ये कविता जो लिखी है वो हिमालय पर बैठकर लिखी है, हिमालय के दृश्य को ध्यान में रख कर लिखा है। तो वहाँ क्या और कैसे मानसरोवर में कमल खिल रहे हैं, कैसे उन पर ओस की बूंदें गिर रही हैं, इसे ध्यान में रखकर लिखा है। तो क्या लिखा है कि छोटे छोटे मोती जैसे, यानी छोटे छोटे मोती जैसे शीतल तुहिन कणों को, ओस की बूंदें, जैसे अभी आपको ज़्यादा समझ आएगा कि जैसे सर्दी है तो इस समय ओस बहुत अधिक पड़ रहा है। तो अपने इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब एरियो में ओस बहुत अधिक पड़ रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ओस में देखेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं उन पे छोटी छोटी बूंदें पड़ी रहती हैं। जब आप सुबह देखेंगे तो उस पर छोटी छोटी बूंदें पड़ी रहती हैं। तो उन्हीं को नागार्जुन जी कह रहे हैं कि इसके मोती जैसे जो बूंद हैं ओसों के, वो कहाँ दिख रहे हैं? मानसरोवर में जो खिले हुए कमल हैं उन पर गिरते देखा है और बादल को घिरते देखा है। इस प्रकार हमने बादल को घिरते देखा है। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुंग हिमालय के कंधे पर, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। देखिए, हिमालय के विषय में जब बता रहे हैं, हिमालय से इन्होंने रचना की है, तो क्या ये बता रहे हैं कि तुंग हिमालय, तुंग का मतलब जो हिमालय है उसके जो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, जो ऊंचा हिमालय है, उनके कंधों पर, उनके शिखरों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। मतलब वहाँ पर कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलील में और उनके काले नीले जल में, सलील में समतल देशों से आकर और समतल देशों से, मैदानी इलाकों से आकर पावस की उमस से आकुल, और पावस का मतलब क्या हुआ? जैसे बरसात के बाद की जो उमस रहती है उससे व्याकुल होकर तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते, और तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते यानी तीखे मीठे तंतुओं को खोजते, कमलों के तंतुओं को खोजते हंसों को तिरते देखा है, यानी तैरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इस प्रकार उन्होंने कैसे कैसे देखा बादल को घिरते देखा? तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इस प्रकार से नागार्जुन जी बार बार ये बता रहे हैं कि क्या क्या मैंने देखा है, और उसके बाद बता रहे हैं कि बादल को घिरते देखा है। इसके बाद की पंक्ति है कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रुण की मृद किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे सैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो नागार्जुन ने इन पंक्तियों में क्या कहा कि ऋतु कैसा था? ऋतु बसंत का था, ऋतु बसंत मौसम था, सुप्रभात था यानी सुबह हो रही थी, मंद मंद था अनिल बह रहा। जैसे अगर आप मॉर्निंग वॉक जाते होंगे तो आपको पता होगा सुबह में बहुत हल्की हल्की हवा चलती रहती है, बहुत अच्छा सुहावना मौसम रहता। तो क्या कह रहे हैं? ऋतु बसंत का था, सुप्रभात था, सुबह हो रही थी, मंद मंद था अनिल बह रहा, हवा बह रही थी, बाला रुण की मृद किरणें थी। और बाला रुण की मृद किरणें का मतलब क्या हुआ कि नई नई किरणें उस समय सूर्य की निकल रही थी। जैसे आप जब सुबह होता है तो सूर्य की किरणें देखेंगे कितनी शीतल होती हैं और कितनी जैसे वो नई होती हैं। जब धूप हो जाती है तो क्या होता है, किरणों का आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब सुबह होती रहती है तो लालिमा छाई रहती है और किरणें बहुत शीतल होती हैं, बहुत मृदु मृदु लगती हैं। और क्या कह रहे हैं कि अगल बगल
अगल बगल सोरडाव शिखर थे, यानी जिन जिन जो है शिखरों पे, जिन पर्वत के शिखरों पे, जिन हिमालय के चोटियों पर ये किरणें पड़ रही थी वो सोरडाव थे, यानी सुनहले कलर के दिख रहे थे। एक दूसरे से विरहित हो, और एक दूसरे से विरहित होना मतलब अलग होकर, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, यानी एक दूसरे से विरहित होकर, अलग अलग रहकर, एक दूसरे से जुदा होकर सारी रात जिन्हें बितानी पड़ती थी, वो क्या होता था, निशा काल से चिर अभिशापित। और ऐसा लगता है कि जो रात्रि में वर्षों से अभिशापित हैं। चिर अभिशापित मतलब पुरातन समय से अभिशापित हैं, अभी के अभिशप्त नहीं है वो। बेबस उस चकवा चकई का, यानी जो लाचार है चकवा चकई, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, यानी अब उनका क्रंदन बंद हो गया। उस महान सरोवर के तीरे, और उस महान, जहाँ पर वो बता रहे हैं मानसरोवर के विषय में, उसके तीर, उसके किनारे किनारे क्या हुआ, उस महान सरोवर के तीरे, उसके किनारे ये उसका क्रंदन, चकवा चकई का क्रंदन बंद हो गया। आगे क्या है कि शैवालों की हरी दरी पर, और जो शैवाल हैं, जो मानसरोवर में शैवाल बिछे हुए हैं, आपको पता है जब आप तालाब वगैरह देखते होंगे तो उसमें हरी हरी जो है वो काई जैसी पड़ जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, शैवाल। तो शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, यानी जब उनका विरह वेदना समाप्त हो गया, रात्रि काल समाप्त हो गया, अभी जब सुबह हो रही है, जब सूर्य का उदय हो रहा है, जब मृदु किरणें खिल रही हैं, तब वो क्या कर रहे हैं, वो अपने चकवा चकई अपने जोड़े से मिल रहे हैं। तो उनके कलह को, यानी प्रणय कलह, कलह भी कैसा है, प्रणय है, यानी प्रेम का कलह है, प्रेम के कलह से छिड़ते देखा, मीन्स प्रेम के कलह को छिड़ते देखा। प्रेम से वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं। और इसके बाद नागार्जुन जी क्या कहते हैं कि बादल को घिरते देखा है, और इस प्रकार बादल को घिरते देखा है। आगे है कि दुर्गम बर्फानी घाटी में, दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इस पैरा में क्या कह रहे हैं, दुर्गम बर्फानी घाटी में, तो दुर्गम का मतलब क्या हुआ, जहाँ जाना आसान नहीं हो, जो रास्ता बहुत कठिन हो, ऐसा रास्ता जो बहुत कठिन हो वो दुर्गम होता है। और सुगम का मतलब हुआ जिस रास्ते पर आप आसानी से चले जाइए। तो दुर्गम बर्फानी घाटी में, यानी बर्फों की घाटी में, जो बर्फ जो है पड़ी हुई है पर्वतों पर, उनकी घाटियों में 7 सहस्त्र यानी सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले, तो ये इतनी ऊंचाई पर क्या देखते हैं, दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले, यानी अपने ही नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल, और उसके अपने ही नाभि से उठने वाले उन्मादक परिमल मतलब जो मदमस्त कर दे ऐसी खुशबू के पीछे धावित होकर, यानी दौड़ दौड़कर तरुण कस्तूरी मृग को, यानी जो कस्तूरी मृग तरल कस्तूरी मृग है, तरल कस्तूरी है, वो मृग के अंदर रहता है, लेकिन उसके उन्मादक खुशबू को प्राप्त करने के लिए मृग क्या होता है, उस खुशबू के पीछे दौड़ता है, लेकिन जब वो उसके अंदर है तो उसे कहाँ से वो प्राप्त हो सकेगी। तो ये नागार्जुन जी कह रहे हैं कि दुर्गम बर्फानी घाटी में सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाइयों पर मैंने मृग को देखा है। तो क्या करते देखा है कि जो उनके ही नाभि से खुशबू उठ रही है उसे ढूंढते फिर रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उस खुशबू के पीछे भाग रहे हैं, उस खुशबू के पीछे उन्मुक्त हो रहे हैं, उसको पाने के पीछे वो आतुर हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और जब उनको नहीं मिल रहा है तब वो क्या कर रहे हैं, खुद पे ही चिढ़ रहे हैं, खुद पे ही गुस्सा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने
इसे आप रिलेट कर पाएंगे। जैसे अभी आपने यूजीसी नेट का पेपर दिया होगा अगर, तो आपका अगर पेपर पैटर्न चेंज हो जाने से आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा, तो आपको लगता होगा कि भाई मैंने अगर जून में भी दिया है तो सोचेंगे कि भाई मैंने जून में भी दिया, जून में भी यही हाल हुआ। अब इसके बाद इधर क्या हुआ कि भाई पैटर्न चेंज हो गया, तो हमारा एग्जाम कैसे हुआ, अच्छा नहीं हुआ। एग्जाम अच्छा नहीं होने से अपने ऊपर क्या आती, चिढ़ाती है कि मैंने क्यों इस पोर्शन को छोड़ दिया, क्यों इसको भी साथ में नहीं पढ़ा। भाई जब अगर सिलेबस में जितनी चीज़ें दी गई हैं उसको मैंने क्यों नहीं देखा, क्यों मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को ही पढ़ के गया। यही चीज़ें होती है कि खुद पर चिढ़ना। तो अपने पर जब वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं मृग कस्तूरी को, तो फिर क्या करते हैं, स्वयं पर चिढ़ते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने क्या देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसे आप बार बार हर पंक्ति में देखेंगे कि हर पैरा में देखेंगे कि पंक्तियों के बाद उसकी लास्ट पंक्ति क्या होगी, बादल को घिरते देखा है। तो कैसे कैसे देखा है, यहाँ पर आपको पता है कि दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल, यानी जो मनमस्त कर दे ऐसी खुशबू के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को, जो तरल रूप में कस्तूरी होती है वो मृग के अंदर ही पाई जाती है, उसके नाभि में पाई जाती है, उसको पाने के लिए वो दौड़ता है फिरता है। और जब उसे नहीं प्राप्त होती है तो वो क्या करता है, अपने ही ऊपर खींचता है, चिढ़ता है। और इस प्रकार से आगे नागार्जुन जी बादल को घिरते देखते हैं। इसके बाद है नागार्जुन कहते हैं कि कहाँ गए धनपति कुबेरवा, कि कहाँ गए भाई धनपति कुबेरवा, कहाँ गई उसकी वह अलका, और उनकी जो राजधानी थी अलकापुरी वो कहाँ चली गई। यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा, वो हिमालय पर जहाँ पर बैठे हैं, तो कहते हैं कि कहाँ गई धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। 3 पंक्तियों में फिर से देखते हैं हम क्या है कि कहाँ गए धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। तो इसमें नागार्जुन जी ने कहा कि भाई जो बातें हो रही थी कि हिमालय पर धनपति कुबेर बसते हैं और उनकी अलकापुरी है, उनकी राजधानी है, वो कहाँ चली गई, मुझे तो नहीं दिख रही। कहते हैं और नहीं ठिकाना कालिदास के, कहते हैं कालिदास का तो कुछ भी ठिकाना नहीं है। व्योम प्रवाही गंगा जल का, कि जो वो कहते हैं कि व्योम से, आकाश से लगातार प्रवाह होने वाली गंगा जल है, वो कहाँ गई। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, कहते हैं ढूंढा बहुत लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। मेघदूत का पता कहीं का, यानी मेघदूत जो कालिदास की रचना है उसकी यहाँ पर तुलना की जा रही है, उसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है। नागार्जुन की कविता कालिदास, नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है में कालिदास के मेघदूत रचना का भी जिक्र हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्या कहते हैं, जो मेघदूत के विषय में कालिदास जी बताते हैं उसका पता तो मुझे नहीं लगा, मैं तो हिमालय पर ही बैठा हूँ, बादल को घिरते भी देख रहा हूँ, पर फिर भी मुझे जो उन्होंने मेघदूत में जो बातें बताई वो तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। व्योम प्रवाही गंगा जल भी उनका कुछ नहीं दिख रहा मुझे। ढूंढा बहुत किंतु मैं पता नहीं लगा पाया। आगे है कि कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। तो आगे क्या कहते हैं नागार्जुन जी, कहते हैं कौन बताए कि वो यहीं पर बरस पड़ा हो। फिर आगे क्या कहते हैं कि जाने दो, छोड़ो उसको, जाने दो, वह कभी कल्पित था, यानी कालिदास जी को क्या कहते हैं कि वो कभी कल्पित था, उसकी ये सब कल्पना थी। जो मेघदूत में अपनी रचना मेघदूत में उन्होंने बताया वो सब क्या थी, कल्पना थी। आगे कहते हैं मैंने तो भीषण जाड़ों में, जैसे अभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो ऐसे कहते हैं मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, और जो आकाश को चूमने वाली शीर्ष है कैलाश की, वहाँ पर महामेघ को झंझा नील से, जो महामेघ है जो बादल को घिरते देख रहे हैं, उसमें क्या देख रहे हैं, झंझा नील। झंझा नील का मतलब ये हुआ कि जब आकाश में बारिश भी हो रही, जब बारिश भी हो रही, आंधी भी आ रही हो और विद्युत भी चमक रही हो, तो उस समय झंझा नील उसे कहते हैं। तो ऐसी डरावनी समझ लीजिए जो
माहौल है उसमें क्या देखते हैं कि गरज गरज भिड़ते देखा है और बादल को घिरते देखा है। तो आप भी इस घटना को यहीं पर देखे होंगे, अगर हिमालय नहीं गए होंगे तो आपने यहीं पर इस चीज़ को देखा होगा कि जब बरसात में जब या ठंडी की वर्षा में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उस समय तड़ित वेग से बहुत विद्युत भी चमकती है, बहुत तेज़ आंधी भी आती है और बहुत गड़गड़ाहट के साथ बारिश भी बहुत तेज़ी से होती है। तो वो बहुत ही डरावनी एकदम उस समय स्थिति हो जाती है। तो उसे ही क्या कहा जाता है, झंझा नील। तो महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस प्रकार से ये पूरी लाइन की पंक्ति रही, पूरे लाइन का अर्थ रहा। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे क्या कहते हैं नागार्जुन जी, कहते हैं सत सत निर्झर निर्झरड़ी कल, सत सत निर्झर निर्झरड़ी कल, मुखरित देव दारु कानन में, सोड़ित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, सतदल लाल कमल बेड़ी में। तो काफी बड़ा लग रहा। रजत रचित मणिखचित कलामय, पान पात्र द्राक्षा सो पूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपटी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मधुरा रुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो ये हमारा अंतिम पैरा था। अंतिम पैरा की सभी पंक्तियों को, अब इसके अर्थ को हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं नागार्जुन जी, कि सत सत निर्झर निर्झरड़ी कल, यानी जो हिमालय पर झरने हैं उनमें जो कलकल की ध्वनि आ रही है, सौ सौ जो झरने हैं उनसे जो उनके कलकल की ध्वनि आ रही, उनके बहने की ध्वनि आ रही, मुखरित देवदारू कानन में, और जो देवदारू के वन हैं उनके हिलने डुलने से जो आवाज़ें आ रही हैं, और कहते हैं सोड़ित धवल भोज पत्रों से, और जो पत्तों से मिलाकर छाई हुई कुटी के भीतर, कुटियाँ जो बनाई गई हैं, जो उनके ऊपर का छावन रखा गया है वो कैसा है, वो पत्तों से मिलाकर रखा गया है। और आगे कहते हैं कि रंग बिरंगे और सुगंधित, और रंग बिरंगे और सुगंधित होने वाले जो फूल हैं उनसे कुंतल को साजे, यानी अपने बालों को सजाए हुए, इंद्रनील की माला डाले, और इंद्रनील की माला अपने गले में पहनकर, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, और जो शंख के जैसा सुघड़ गला है, शंख के जैसा सुघड़ गला कैसा होता है, जिनकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है उनको शंख के जैसे सुघड़ गले, उन्हें सुघड़ गलों की संज्ञा दी गई है। तो उस प्रकार के गले को हम सुघड़ गला कहते हैं, जिसकी गर्दन लंबी होती, देखने में ज़्यादा सुघड़ लगता, ज़्यादा अच्छा लगता है, उसे ही सुघड़ गला, शंख सरीखा गला कहा जाता है, कि शंख के जैसा गला। तो ऐसे गले में क्या पहने हैं, इंद्रनील की माला, और कानों में कुवलय लटकाए, और कानों में भी फूलों को ही पहन लिया गया है। सतदल लाल कमल बेड़ी में, बेड़ी का मतलब क्या हुआ, बालों की गुथी हुई चोटी, उसमें क्या लगाए हैं, सतदल लाल कमल, उसको अपने बालों में सजाए हैं। आगे है कि रजत रचित मणिखचित कला में, रजत रचित मणिखचित कला में, इस प्रकार से उन्होंने अपने को सजाया है। और रजत का मतलब हुआ चांदी, रजत का मतलब रजत रचित मणिखचित कला में, इस प्रकार से उन्होंने कला में अपने आप को किया है। आगे है कि पान पात्र द्राक्षा सो पूरित, और जो उनके पात्र हैं, जो जिसमें उन्होंने मदिरा लिया है, मदिरा रखा है, उसे रखे सामने अपने अपने, और उसे क्या कहते हैं, चांदी के पात्रों में मदिरा लेकर उसे अपने अपने सामने रखा है। लोहित चंदन की त्रिपटी पर, और लाल चंदन की त्रिपटी पर उसे रखा है। उस अपने पात्र को, मदिरा वाले पात्र को लोहित चंदन की त्रिपटी पर अपने अपने सामने सभी रखकर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, और जो नर्म निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, यानी जो
मृग हैं, छोटे छोटे मृग शावक आप कह सकते हैं, उनकी जो छाल है उस पर वो पालथी मारकर बैठे हैं। आप ऐसा सीन देखे होंगे। शिव जी की जो, जब आप शिव जी का फोटो देखते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि उन्होंने छाल पे वो बैठकर अपना क्या करते हैं, आगे अपने पात्र को रखकर और अपना ध्यान मग्न रहते हैं। तो उसी प्रकार से जो यहाँ के लोग हैं, हिमालय के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि पान पात्र को भरकर अपने सामने लोहित चंदन की त्रिपटी पर रखे हुए हैं। नरम निदाग बाल कस्तूरी, जिस पर कोई दाग नहीं है, ऐसी बाल कस्तूरी जो बाल मृग छाले हैं, मृग उस पर पालथी मारकर वो बैठे हैं। मदिरा ऋण आँखों वाले उन, यानी जो वो मदिरा पी रहे हैं तो उससे उनके आँख जो है कैसे हो गए हैं, लाल हो गए हैं। तो मदिरा ऋण यानी उनकी आँखों में भी उन्मुक्तता आ गई है। आगे कहते हैं उन्मद किन्नर किन्नरियों को, यानी जो उससे मस्त हैं वो किन्नर किन्नरियाँ, या किन्नर किन्नरियों का मतलब यहाँ पर कुछ और मत लीजिएगा। सिर्फ यहाँ का मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोगों को किन्नर किन्नरियाँ कहा जाता है। यहाँ की एक जाति विशेष समुदाय वाले लोग किन्नर किन्नरी कहलाते हैं। तो उनमें क्या देखते हैं वो कि मदिरा के पीने से उनकी आँखों में लालीपन आ गई है, वो मस्त लग रहे हैं। और क्या आगे है कि मृदुल मनोरम अंगुलियों को, और अपने मनोरम कोमल अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, और वंशी पर वो फिरा रहे हैं, यानी वंशी को बजा रहे हैं। इस प्रकार बादल को घिरते देखा है। ऐसी घटनाओं के बाद वो कहते हैं कि इस प्रकार मैंने बादल को घिरते देखा है। तो ये आपकी काफ़ी लंबी कविता थी, काफ़ी अच्छी कविता थी। बहुत अधिक लंबी कविता नहीं है, लेकिन यह है कि बड़ी कविताओं में है। तो नागार्जुन की कविता जो कि काफ़ी अच्छी कविता है, बादल को घिरते देखा है, इसे आपने अच्छे से देख लिया होगा। और आपको ये पढ़ने में कैसा लगा ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार से अगर आप यूनिट 5 को पूरी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करिएगा, जिससे ये श्रृंखला आगे चलाई जाए। और इसमें बादल को घिरते देखा है, जिस प्रकार से मैंने अर्थ बताया है उसी प्रकार से आगे कविताओं को भी अर्थ बताएंगे। अब इसके हम पंक्तियों को क्रम से देखते हैं एक बार और याद करने का प्रयास करते हैं, जिससे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए पंक्तियों को क्रम से लगाने का तो भी आप उसे अच्छे से लगा पाएँ। तो सब एक बार आप देखते हैं, आप सिर्फ रीडिंग लेंगे कि जैसे क्या कहा जाता है कि अमल धवल गिर के शिखरों पर, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, ये तो आपको याद हो गया होगा। इसके बाद है छोटे छोटे मोती जैसे, यानी अब कैसा बादल घिर रहा है उसके विषय में बता रहे हैं कि छोटे छोटे मोती जैसे तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है और बादल को घिरते देखा है। तो जब आप बादल को देखते हैं घिरते हुए तो उसमें क्या देखते हैं, बादलों से बारिश होती है यानी पानी बरसता है। तो सबसे पहले उनके बूंदों के विषय में बात होगी। यहाँ पर कुछ और बात हो रही, लेकिन हम इसे याद करने के लिए बरसने की बारिश की बात, बारिश के बूंदों को ध्यान में रखकर देखेंगे कि बारिश की बूंदों की बात हो रही, और वो बूंदें कहाँ गिर रही, कमल पर गिर रही। तो ये दूसरी लाइन हो गई। सबसे पहले जब बादल घिरेंगे तो वो बरसेंगे, तो बादल जब घिरेंगे तो पहली लाइन, जब वो बरस रहे हैं कमलों के ऊपर गिर रहे हैं मानसरोवर में, तो वो दूसरी लाइन हो गई। इसके बाद हो गया दूसरा पैरा हो गया। इसके बाद तीसरा पैरा हम देखेंगे कि तुंग हिमालय के कंधे पर, यानी जो ऊंचे ऊंचे हिमालय हैं उनके कंधे पर कई बड़ी झीलें हैं, और उनमें क्या देख रहे हैं कि हंस तैर रहे हैं। तो अब पहले कमल हमने देखा, इसके बाद क्या देखा, इसके बाद मैदानी भागों से आए हुए कमलों को हमने देखा और वहाँ पर तैरते हुए देखा। तो ये तीसरी पैराग्राफ में हो गया। दूसरे पैराग्राफ में आप कमल के ऊपर बूंदों को गिरते हुए देख रहे हैं, और तीसरे में आप देख रहे हैं हंसों को तैरते हुए, जो वो कुछ खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं कमल में से, क्या तिक्त मधुर विस्तंतु को खोज रहे हैं। और वो कहाँ से आए हुए हैं, समतल देशों से आए हुए हैं और उमस से व्याकुल हैं, इसलिए कि क्या खोज रहे हैं, कुछ अपने खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे है कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला ऋण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। तो अब आगे क्या हो रहा कि सुबह की बात अब शुरू हो गई कि सुप्रभात था। इसके बाद उन्होंने क्या देखा, तो चकवा चकई क्यों देखा। ये चौथा पैराग्राफ है आपका, चकवा चकई, जिसमें आपको दिखेंगे चकवा और चकई आपको दिखेंगे। तो चकवा चकई आपको चौथे पैराग्राफ में दिख रहे हैं कि उनमें क्या हुआ कि वो लगता है कि पहले जब रात होती है वो बिरह से अपनी रात बिताते हैं, क्योंकि चकवा चकई रात में अलग अलग रहते हैं।
और जब सुबह होती है, जब सुप्रभात होता है तो फिर उनका क्रंदन बंद हो जाता है और वो क्या करते हैं कि शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। तो इस प्रकार से उनका मिलन जो होता है वो बाद में होता है पंक्तियों में। पहले वो विरह से व्याकुल रहते हैं, अलग अलग रहते हैं और रोते हैं, क्रंदन करते हैं। इसके बाद वो शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह करते हैं, मिलते जुलते हैं। ये आपका चौथा पैराग्राफ हो गया। इसके बाद पांचवा पैराग्राफ है जिसमें आपको कस्तूरी के विषय में, मृग ढूंढ रहा है कस्तूरी को, जो कि उसके अंदर ही छिपा है, उसके विषय में बात होगी। कि दुर्गम बर्फानी घाटी में लेखक देखता है कि दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, हजारों मीलों ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले, अपने ही नाभि से उठने वाली हवा, अपने ही नाभि से उठने वाली जो उन्मादक खुशबू है उसके पीछे मृग दौड़ रहे हैं। और जब उनको नहीं प्राप्त हो रही तो वो क्या कर रहे हैं, अपने ही ऊपर चिढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार ये पांचवा हो गया, पांचवा पैरा। इसके बाद छठा पैरा हो गया जिसमें लास्ट छठे पैरे में क्या करते हैं कालिदास, नागार्जुन कालिदास की रचना मेघदूत का जिक्र करते हैं। ये भी आप याद रखिए, कालिदास की रचना मेघदूत का जिक्र करते हैं। और इसी में ही वो सबसे पहले कुबेर के विषय में बताते हैं कि उनका जो अलकापुरी जो बहुत ही विख्यात था वो कहाँ चला गया, वो तो मुझे नहीं दिख रहा है, मैं तो यहीं बैठा हूँ, मैं अपने सामने ही बादल को घिरते देख रहा हूँ, पर यहाँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ना ही कालिदास के मेघदूत का व्योम प्रवाही जल दिख रहा और ना ही धनपत कुबेर का अलकापुरी दिख रहा। तो ये छठे पैराग्राफ में हो गया। इसके बाद वो क्या कहते हैं, बल्कि मैंने ये सब नहीं देखा, लेकिन देखा क्या, मैंने नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर झंझा नील को गरज गरज भिड़ते देखा है। तो बाद में वो क्या कहते हैं कि ये सब जो घटना कालिदास ने बताई वो सब तो मुझे नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन मैंने क्या देखा, कैलाश पर्वत पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा। और इसके बाद लास्ट में वो क्या कहते हैं, लास्ट में कहते हैं सातवें पैरा में कि सत सत निर्झर निर्झरड़ी कल, यानी कि जो हिमालय के झरने हैं, वहाँ के देवदारू वन हैं, उसमें जो आवाज़ें आती हैं, जो वहाँ की हल्की हल्की, जैसे आप देखेंगे सुबह में आपको चिड़ियों की आवाज़ें आती हैं, वैसे ही कलकल करती जो ध्वनि आती है, ये सभी मुझे दिखाई पड़ती, मुझे सुनाई पड़ती हैं। और क्या कहते हैं कि फूलों से अपने आप को सजाए ऐसी किन्नर और किन्नरियाँ मुझे दिखाई पड़ते हैं जो कि मदिरा पान करते हैं और अपने में मस्त रहते हैं। और वो कहाँ पर बैठे हैं, मृग छालों पर बैठे हैं, अपने में मस्त होकर क्या कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। और इस प्रकार से मैंने बादल को घिरते देखा है। तो आपने देखा होगा इन सातों पैराग्राफ में क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बादल को घिरते देख रहे हैं, इसके बाद छोटे छोटे जो मोती के कण जैसे बूंद गिर रहे हैं वो कमल पे गिर रहे हैं। और कमल पे गिरने के बाद आगे उसके बाद देखते हैं कि जो हंस हैं वो भी तैरते हुए उनको दिख रहे हैं और कमलों के अंदर से वो कुछ मीठे तीखे तंतुओं को खोज रहे हैं। इसके बाद सुप्रभात हो जाता है और सुप्रभात में क्या देखते हैं कि सुबह सुबह वो देखते हैं कि जो चकवा चकई हैं उनके मिलन का समय हो गया है और वो शैवालों की हरी दरी पर मिल रहे हैं, क्योंकि उनका जो है जो रात भर क्रंदन चल रहा था, रात भर उनका रोना चल रहा था, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर थे। तो ये सब देखते हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि भाई जो अलकापुरी और धनकुबेर की चर्चा हुई है और जो कालिदास के मेघदूत के व्योम प्रवाही जल की चर्चा हुई है वो सब तो मुझे कुछ नहीं दिखा, बल्कि मुझे क्या दिखा, मुझे तो यहाँ पर झंझा नील के से गरज गरज कर आसमान और बादलों को भिड़ते देखा और इस प्रकार से बारिश होते हुए देखा, इस प्रकार से बादल को घिरते देखा। और लास्ट में वो कहते हैं कि यहाँ के जो किन्नर किन्नरी हैं उनको मैंने फूलों से खुद को सजाते संवारते देखा और इसके बाद मदिरा का पान करते हुए देखा और उसमें उनको उन्मुक्त उन्मस्त मदमस्त देखा और वो बंसी को बजाते हुए उनको देखा। तो इस प्रकार से अगर आप ने ध्यान से सुना होगा इस पूरी कविता को तो आप इसे लाइन से आप लगा सकते हैं कि जो इसकी पंक्तियां अगर आ गई एग्जाम में तो आप इसे क्रम से लगा पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।